दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 मार्च 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि होली से पहले और चुनाव के तुरंत बाद आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, आज घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो गया है और आपको घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये महंगा मिलेगा अब की बार से। जब बिहार में एलपीजी सिलेंडर आज से 50 रुपये महंगा हो गया है, यानी कि पहले आप जितने रुपए से सिलेंडर रुपए देकर के सिलेंडर लाते थे, अब आपको आज के बाद 50 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जहाँ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी इजाफा हुआ है और इसके दाम में भी 350 रुपये की भारी भरकम बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत बिहार सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को आर्थिक मदद के तौर पर 25,000 रुपये देगी। जी हाँ, इसकी जानकारी बजट सत्र के दौरान दे दी गई है। खबर के अनुसार वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत बिहार सरकार बिहार के तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को वित्तीय सहायता राशि के तौर पर 25,000 रुपये की आर्थिक मदद देगी। आपको बता दूं कि इससे पहले तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को वित्तीय सहायता के तौर पर 10,000 रुपये की राशि दी जाती थी, लेकिन सरकार ने इस बजट सत्र के दौरान इस राशि को बढ़ा करके 25,000 रुपये करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये राशि जीवन में सिर्फ एक ही बार दी जाती है। आपको बता दूं कि इस बजट सत्र के दौरान नीतीश सरकार ने महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया है। दोस्तों अब बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे यूपी के गोरखपुर कुशीनगर देवरिया होते हुए बिहार के 9 जिलों से गुजरेगी। इसके निर्माण को लेकर के तैयारी तेज कर दी गई है। खबर के अनुसार इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए यूपी के गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया में जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। वहीं बिहार के कई जिलों में जमीन अधिग्रहण की तैयारी की जा रही है। जल्द ही किसानों से जमीन ली जाएगी। आपको बता दूं कि ये एक्सप्रेस वे बिहार के भीतर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, फॉरबिसगंज और किशनगंज के 9 जिलों से होकर के गुजरेगा। इन जिलों में जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। जी हाँ, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे के लिए यूपी बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी भूमि अधिग्रहण का काम जारी है। आपको बता दें कि जैसे ही जमीन अधिग्रहण का 80% काम पूरा हो जाएगा, इसके बाद एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए टेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों शबे बारात बहुत जल्द आने वाली है। जी हाँ, शबे बारात मुस्लिम समुदाय के प्रमुख पर्वों में से एक है। ये इबादत की रात होती है। इस साल देश भर में शबे बारात का त्यौहार 7 मार्च को मनाया जाएगा। ये त्यौहार चांद के दिखने पर निर्भर होता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार शबे बारात शाबान महीने की 15वीं तारीख की रात को मनाई जाती है। इस्लाम मजहब में माह शाबान बहुत मुबारक महीना माना जाता है। ये दीन इस्लाम का 8वां महीना होता है। कहा जाता है कि शबे बारात में इबादत करने वाले लोगों के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसलिए लोग शबे बारात में लोग रात भर जाग करके अल्लाह की इबादत करते हैं और फिर उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार शबे बारात की रात हर साल में एक बार शाबान महीने की 14 तारीख को सूर्यास्त के बाद शुरू होती है। यह शबे बारात का अर्थ है, यानी कि उसका मतलब है सब, यानी कि रात, और बारात यानी कि बरी होना। जहाँ शबे बारात के दिन इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके पूर्वजों की कब्रों पर उनके प्रियजनों द्वारा रोशनी की जाती है और फिर दुआ मांगी जाती है उनके लिए। मान्यता के अनुसार इस रात को अल्लाह अपने चाहने वालों को हिसाब किताब रखने के लिए आते हैं और फिर इस दिन जो भी सच्चे मन से अल्लाह से अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हैं, जहाँ ऐसा करने से अल्लाह उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। शबे बारात के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग, यानी कि मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों और कब्रिस्तानों में जाकर के अपने और फिर पूर्वजों के लिए खुद से इबादत करते हैं। जब घरों को विशेष रूप से सजाया जाता है, मस्जिद में नमाज पढ़ करके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है। इस दिन घरों में पकवान जैसे हलवा, बिरयानी, कोरमा आदि बनाया जाता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। जहाँ कुछ कुछ घरों में ये चीज़ बनाया जाता है, जहाँ हालांकि कुछ मुस्लिम समुदाय इसको गलत भी मानते हैं। जहाँ वही इबादत के बाद
इसे गरीबों में बांट दिया जाता है। इस दिन मस्जिदों और कब्रिस्तानों में खास तरह की सजावट की जाती है। कब्रों पर चिराग जला करके उनके लिए मगफिरत की दुआएं मांगी जाती है। इस्लाम में इसे 4 मुकद्दस रातों में से एक माना जाता है, जिसमें पहली आशुरा की रात, दूसरी शबे मेराज, तीसरी शबे बारात और चौथी शबे कद्र होती है। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। जी हां, हालांकि ये परसों बजट पेश किया है। इस बजट के दौरान सरकार ने एक एक अपनी उपलब्धि गिनाई है तथा बिहार के बेहतर विकास के लिए कई सारे नए योजनाओं का भी ऐलान किया है। इस बजट के दौरान बिहार के पटना, बक्सर और पुणे जिले के लिए लोगों के लिए कई तरह की घोषणाएं की गई है। साथ ही साथ इन जिलों के बेहतर विकास के लिए बजट भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं अन्य जिलों के लिए भी सरकार के द्वारा कई तरह की घोषणाएं की गई है, जिसमें से पटना के बिहटा में पतली बस स्टैंड भी बनेगा, जब बक्सर, भोजपुर और बेगूसराय में नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल की स्थापना की जा रही है, जब पटना शहर और आसपास के इलाकों में स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम लगेगा। जब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को 10,000 के बदले 25,000 रुपये मिलेंगे। सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण कराए जाने की व्यवस्था होगी। पटना पीएमसीएच को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 5540 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। जहाँ बजट में बालिका साइकिल के लिए 50 करोड़, पोशाक के लिए 100 करोड़, कन्या उत्थान योजना के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि फरवरी के आखिरी सप्ताह में कुछ राज्यों में तापमान में असामान्य बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने हीट वेव और लू को लेकर के अलर्ट जारी किया है और गर्मी से निपटने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। ये पहला मौका है जब 28 फरवरी 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भारत में पड़ रही गर्मी से निपटने के लिए अलर्ट जारी करना पड़ा। जहां इसको लेकर के केंद्र स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर के हीट वेव से बचने के उपाय बताए हैं। आपको बता दें कि अभी से ही कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ने लगी है और फिर कुछ इलाकों में तापमान 35 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर के कहा है कि 1 मार्च 2023 से ही गर्मी से होने वाली बीमारियों, तेज गर्मी का शिकार हो रहे मरीजों और हीट वेव से होने वाली मौतों का आंकड़ा दर्ज करना शुरू कर दें। चिट्ठी में कहा गया है कि भारत के कई हिस्सों में अभी से ही सामान्य तरीके से तापमान बढ़ गया है। ऐसे में सरकार के नेशनल क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम को देखते हुए डाटा इकट्ठा किया जाए कि किस राज्य और फिर किस जिले में कितने लोग गर्मी के शिकार होकर के बीमार पड़ रहे हैं या फिर जान गंवा सकते हैं। इसके अलावा अस्पतालों से कहा गया है कि गर्मी से होने वाली बीमारियों को देखते हुए जरूरी दवाओं का स्टॉक, ORS के पाउच और बाकी सामानों को अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा कर लिया जाए। इसके साथ ही गर्मी से होने वाली बीमारियों की सर्विलांस देश भर में करने के लिए कहा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि कल बिहार विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने खूब हंगामा किया। जहां बीजेपी के सदस्य वेल में पहुंच करके पोस्टर लहराने लगे। विधायकों ने सरकार के खिलाफ हंगामा किया। बिहार में अपराध और पुलिस या जुल्म के खिलाफ विधायक हंगामा कर रहे थे। इस बीच स्पीकर ने प्रश्नकाल को शुरू कर दिया तो फिर बीजेपी के सदस्य आक्रोशित हो गए। इसके बाद वेल में कुर्सी उठा करके हंगामा करने लगे। हाजीपुर में शहीद के पिता को गिरफ्तार करने का मामले में विधानसभा में बीजेपी ने हंगामा किया है। उग्र विधायकों ने कुर्सी उठाई तो फिर स्पीकर ने प्रदर्शन कर रहे विधायकों को चेताया, कहा कि यह सही नहीं है। इसके बाद मार्शल को कहा कि कुर्सी को सही जगह पर रखें। स्पीकर ने कहा कि अगर यही रवैया रहा तो फिर कार्रवाई करने पर उन्हें विवश होना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल 72वां जन्म दिवस था। इसको लेकर के उन्हें देश दुनिया समेत तमाम राजनेताओं से बधाइयां मिल रही है। इस बीच बिहार विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान सीएम नीतीश कुमार सदन पहुंचे, तब स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने भी उन्हें आसन से जन्मदिन की बधाई दी। अवध बिहारी चौधरी ने नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा कि आप ऐसे ही दिन दुगुनी रात चौगुनी विकास करते रहें। आपने बिहार की सेवा की है, अब देश की सेवा कीजिए। जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जगह से खड़ा होकर के विधानसभा अध्यक्ष से संदेश का अभिवादन किया है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को पटना जिले के बख्तियारपुर में हुआ था। नीतीश कुमार न सिर्फ बिहार का सीएम बल्कि इससे पहले केंद्रीय रेल मंत्री और कृषि मंत्री भी रह चुके हैं।
हालांकि जेपी आंदोलन की उपज नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मंगलवार को बिहार सरकार ने बजट पेश किया है। इस बजट में नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया है, जहां 10 लाख नौकरी देने की बात दोहराई गई है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बजट पेश किया है। बजट को लेकर के बीजेपी के नेता अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार का दुर्भाग्य है कि इस तरह का बजट सदन में पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरा देश उद्योग को बढ़ावा दे रहा है तो फिर बिहार के बजट से उद्योग गायब है। इसे लगता है कि बिहार सरकार के पास ना तो रोजगार का और ना ही विकास का कोई भी विजन है। जहां उन्होंने कहा है कि बजट में ना ही उद्योग की चर्चा की गई है और ना ही ये बताया गया है कि जिसे हम रोजगार देंगे उसके लिए पैसा कहां से आएगा। यही कारण है कि इसी तरह का बजट बना करके जनता को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके का बजट इस बार सदन में पेश किया गया है उससे कभी भी बिहार के लोगों का भला नहीं होने वाला है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार को टैक्स के रूप में जो पैसा आ रहा है उसके अलावा कहीं से भी कोई कमाई नहीं है। जहां तक जीएसटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी की वसूली जितनी राज्य में होती है उसके अनुसार केंद्र सरकार लगातार पैसा दे रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार बजट 2023 को लेकर के एक बार फिर से बिहार की नीतीश सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार का पहला बजट यथास्थापितवादी केंद्र पर आश्रित बजट है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 1 लाख करोड़ की योजना व्यय में इस साल कोई वृद्धि नहीं की गई है, इसीलिए ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, कृषि जैसे 10 महत्वपूर्ण विभागों के बजट में भी कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। शिक्षा विभाग के बजट में मात्र 2 करोड़ की वृद्धि ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। यह सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा है कि बिहार के 2023-24 के पूरे बजट की 60% राशि केंद्रीय सहायता से प्राप्त होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूंजीगत परिव्यय यानी कि निर्माण कार्यों पर खर्च में पिछले साल की अपेक्षा 492 करोड़ की कमी चिंता का विषय है। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो गई है, जिसके बाद अभी सभी दुकानदार ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस डिवाइस को जरूरी कर दिया गया है। जब सबसे खास बात यह है कि सरकार के इस फैसले का अब असर भी दिख रहा है। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को पूरी मात्रा में खाद्य न मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधित कर दिया गया है, जहां अब देश में उचित दर वाली सभी दुकानों को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पोस डिवाइस से जोड़ दिया गया है। यानी कि अब राशन की तौल में गड़बड़ी की गुंजाइश कहीं भी नहीं बची है। जहां पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लाभार्थी को किसी भी सूरत में कम राशन ना मिले, इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड मॉडल की पॉइंट ऑफ सेल मशीन दी गई है। यह मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ ही नेटवर्क ना रहने पर ऑफलाइन भी काम करेगा, जहां अब लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड के इस्तेमाल से देश में किसी भी उचित दर से दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सामान खरीद सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच एक दूसरे पर जुबानी हमला लगातार जारी है। इसी कड़ी में सीपीआई के विधायक महबूब आलम ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये लोग सावरकर की औलाद है, ये लोग गद्दारों की औलाद है, ये लोग देशद्रोहियों की औलाद है। ये कहना है महबूब आलम का। महबूब आलम यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जब हमारे शहीद कुर्बान हो रहे थे तब ये लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में आप लोग का क्या हिस्सा है, कोई रोल नहीं है, आप लोग बताते क्यों नहीं हो। महबूब आलम ने कहा है कि जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल का सहारा लेते हैं वह हमारी विरासत है, जिस सुभाष चंद्र बोस का सहारा लेते हैं वह भी हमारी विरासत है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है अंग्रेजों के तलवे चाटने के सिवा। आपको बता दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता महबूब आलम ने चौथी बार जीत हासिल की है। इस बार उन्होंने जीत के साथ ये रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में मंगलवार को बजट पेश किया गया। बजट में कहा गया है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बिहार में 12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही साथ बिहार के 21 जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
सदर अस्पतालों को मॉडल बनाने के लिए बजट में 580 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 19 जिला अस्पतालों के विभिन्न स्तर पर निर्माण कार्य जारी है, जबकि बचे हुए 2 जिला अस्पतालों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। यह बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पूर्णिया, छपरा, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सीवान, जमुई और फिर सीतामढ़ी के लिए निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का भोजपुर, बक्सर और फिर बेगूसराय में निर्माण कार्य के लिए कार्रवाई की जा रही है। जब वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में रखे गए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की चर्चा करते हुए बताया है कि IGIMS पटना में 1200 बेड का अतिरिक्त अस्पताल भवन और 513 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। दोस्तों बात करेंगे कि दरभंगा एयरपोर्ट पर आधुनिक सिविल एनक्लेव के निर्माण, रनवे के विस्तार और नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की स्थापना के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा राज्य सरकार से मांगी गई कुल 78 एकड़ जमीन में से बचे हुए जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जिला प्रशासन ने मंगलवार को पूरी कर ली है। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 2 किस्तों में भूमि अधिग्रहण पर राज्य सरकार द्वारा कुल 342 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च कर दी गई है। जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने दरभंगा एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर खुशी जाहिर करते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार जताया है और उम्मीद जताई है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर नई सुविधाओं का निर्माण अब जल्द शुरू होगा। दोस्तों बात करते हैं कि आजकल बच्चे गैजेट पर पूरी तरीके से निर्भर है। जहाँ हर काम को बच्चे गैजेट के सहारे करना पसंद करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो बच्चे मोबाइल के सहारे पढ़ना, लिखना और फिर खेलना पसंद करते हैं। हालांकि सीमित समय के लिए मोबाइल यूज करना नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक गैजेट यूज करने से सेहत के लिए सही नहीं है। जी, इससे आंखों पर बुरा असर पड़ता है। इसके लिए बच्चों को निर्धारित समय के लिए मोबाइल दें। वहीं बच्चों की गैजेट यूज की लत को छुड़ाने के लिए ये टिप्स जरूर फॉलो करें, जो हम आपको भी बताएंगे। आप इस पर जरूर ध्यान दें। जब आपको बता दें कि मानसिक और शारीरिक रूप से सेहतमंद रहने के लिए बच्चे को फिजिकली एक्टिविटी में व्यस्त रख सकते हैं। इसके लिए बच्चों के साथ आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हैं। आप साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग आदि चीज़ें बच्चों का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के साथ सिटिंग गेम का भी आनंद उठा सकते हैं। इससे बच्चों का ध्यान गैजेट से बढ़ेगा। जी हाँ, आप ये काम जरूर करेगा अगर आपके बच्चे भी मोबाइल की लत से जूझ रहे हों। जी हाँ, अगर आप अपने बच्चे को गैजेट यूज की लत को छुड़ाना चाहते हैं तो फिर आप इन्हें अपने घर के कामों में व्यस्त रख सकते हैं। इसके लिए आप बच्चों को फ्री टाइम में घरेलू काम दें। आप अपने बच्चों को गार्डनिंग और फिर साफ सफाई का काम दे सकते हैं, जब बच्चे उत्साह से इन कामों को करते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर की अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में जान जा रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के ऊपर खास तौर से बहुत ज़्यादा जुल्म किए जा रहे हैं। ऐसी वारदातों से देश का नाम खराब होता है। सपा सांसद ने कहा कि लोग देश में अब अमन चैन से रहना चाहते हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने लॉ एंड ऑर्डर पर कहा है कि देश के सभी लोग अमन चैन से रहना चाहते हैं। सरकार का मतलब ही होता है लोगों को महफूज रखना। जिंदगी महफूज है तो फिर निजाम ठीक है, और जिंदगी यदि महफूज नहीं है तो फिर निजाम ठीक नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में मर्डर हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रहे हैं और बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है। खास करके मुसलमानों के साथ ज़्यादा जुल्म हो रहा है। जब सपा सांसद ने कहा कि ऐसी वारदातों से देश का नाम बदनाम होता है, छोटी छोटी घटनाओं पर जान ले ली जाती है। ऐसे में पुलिस क्या कर रही है? दोस्तों बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की तरह अब बिहार में भी आरोपियों के घर बुलडोजर गरजने लगा है। जहां पश्चिमी चंपारण जिले के अंदर कटियागंज में प्रॉपर्टी डीलर सह नगर परिषद के सभापति प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड में बरौली के कुख्यात फिरदौस अख्तर के घर पर पुलिस ने मंगलवार को कुर्की जब्ती की है। इस मामले में उसके पिता शेख सोहेल अख्तर और फिर भाई सबरोज अख्तर फरार चल रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करने के दौरान कई बातें कही है और नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में पेश हुए बजट पर भी शायरी में तंज कसा है। उन्होंने बिहार में बजट में पेश हुए आंकड़ों को झूठा बताया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि उसे कोई समाधान हुआ है क्या।
वह समाधान नहीं, उनकी समापन यात्रा थी। उन्होंने कहा कि बिहार को फिर से 2005 से पहले वाली स्थिति में ले जाने की साजिश हो रही है, लेकिन वे ऐसा होने नहीं देंगे और गांधी, लोहिया, जेपी और कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय की धारा को सूखने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि उसमें कुशवाहा समाज के लोगों का भी हिस्सा है, दलितों का हिस्सा है, स्वर्णों समेत कई लोगों की हिस्सेदारी है। सबको उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपने लोगों में उत्तराधिकारी नहीं देख रहे हैं, वे पड़ोसी में देख रहे हैं और उन लोगों में देख रहे हैं जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार को चौपट कर दिया है। जदयू ने जो संकल्प लिया है उसको किसी भी हाल में सफल नहीं होने देंगे। आगे उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की विचार, आदर्श और फिर मूल्य हमें अंधकार और फिर अन्याय से लड़ने की ताकत देते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के बेगूसराय में एक विवाहिता को अपने प्रेमी से गुपचुप तरीके से मिलना, उससे प्यार करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब गांव वालों ने जबरदस्ती दोनों की मंदिर में शादी करवा दी गई। ये खबर सभी को हैरान कर देगी। आपको बता दूं कि ये मामला बिहार के खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र के बरियारपुर पूर्वी गाँव का है। इस मामले का दिलचस्प पहलू ये है कि 6 महीने के अंदर महिला की ये तीसरी शादी है। जब बिहार की आरती नाम की इस महिला का उसके प्रेमी के साथ ये शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दूं कि अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आए युवक को ग्रामीणों ने पकड़ करके सोमवार की सुबह गांव के शिव मंदिर में दोनों की शादी करवा दी गई। इस शादी में गांव के ही कुछ लोगों ने दूल्हा दुल्हन के परिवार की भूमिका निभाई थी। शादी का ये अनोखा वाकया बरियारपुर पूर्वी गांव में हुआ। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक दोबारा दुल्हन बनने वाली लड़की की उम्र महज 20 साल है। जब पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतने कम उम्र में पिछले 6 महीने के अंदर इस लड़की की तीसरी शादी हुई है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में रामचरितमानस और रामायण धर्म ग्रंथों पर राजद नेताओं और फिर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के आपत्तिजनक बयान के बाद सियासत गर्म है। जहां विपक्ष के नेता और फिर खुद जदयू ने इस बयानों का खंडन किया है, लेकिन जदयू द्वारा अपने नेताओं को पूर्ण समर्थन है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु और धर्म गुरु रामभद्राचार्य देर रात पटना पहुंचे और धर्म ग्रंथों पर चले विवाद पर कहा कि रामचरितमानस में कुछ भी गलत नहीं है। जब लोगों ने इसकी गलत व्याख्या की है और इसे गलत साबित किया जा रहा है। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि रामचरितमानस में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि विवाद हो सके। जब मंत्री चंद्रशेखर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री जी को क ख ग भी नहीं आता है। जब वही धर्म गुरु ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में डंडे की सरकार चल रही है, यहाँ पर गुंडे सरकार चला रहे हैं। धर्म गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि अगर किसी को रामचरितमानस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वह मुझसे आकर के मिल सकता है, मैं उनसे इस बात पर चर्चा करूंगा। धर्मगुरु देर रात सिंगापुर से पटना लौटे थे, जब पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। धर्मगुरु अपने 9 दिनों तक अरवल में होने का कार्यक्रम में शामिल हुए। तो दोस्तों, बात करते हैं कि मार्च माह का महीना शुरू होने के साथ ही होली के त्यौहार की तैयारी शुरू हो जाती है। जहाँ होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ऐसे में इस मौके पर देश के अलग अलग कई राज्यों में बैंक में छुट्टी रहती है। जहाँ इसके अलावा भी मार्च के महीने में बैंक में छुट्टियों की भरमार है। जब बैंक आम लोगों की जीवन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ऐसे में बैंक में अवकाश के कारण आम लोगों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आपको मार्च के महीने पहले 10 दिनों में बैंक से संबंधित कोई भी ज़रूरी काम निपटाना है तो फिर ये पहले के 4 दिन में इन कामों को निपटा लें। इससे बाद में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि इस महीने बैंक में छुट्टियों की भरमार है। मार्च में 4 तारीख के बाद लगातार कई दिनों तक बैंक हॉलीडे रहेगा। जब 5 तारीख को रविवार और फिर इसके बाद 7 से 9 मार्च तक कई राज्यों में होली के कारण लगातार छुट्टी रहेगी। इसके बाद 11 और 12 मार्च को दूसरा शनिवार और रविवार रहने के कारण बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अपने काम को इस हिसाब से ही प्लान करना जरूरी है। जब वही इस महीने बैंक कुल 12 दिन बंद रहेंगे। इसमें शनिवार और रविवार की छुट्टियाँ भी शामिल है। मार्च में होली के अलावा चैन, नवरात्र, गुड़ी पड़वा और फिर रामनवमी जैसे त्यौहार के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार की सियासत में भी सांप्रदायिकता के छींटे लगातार पड़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के कई एक नेता मौलाना गुलाम रसूल बलियावी मजहबी बातें करके मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक वे बिहार के मुस्लिम मोहल्लों में घूम घूम करके
बलियावी साहब एक अलग ही नैरेटिव सेट कर रहे हैं। बलियावी ये कह करके मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि मोदी सरकार में हिंदुस्तान में मस्जिदें तोड़ी जा रही है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जहाँ हमने हुकूमत के पैसे से मदरसे नहीं बनवाए हैं। बलियावी ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि अगर अब मुसलमान नहीं जागे तो फिर दूसरी कौम शान से जिएगी और उनकी औलादें अपना नाम भी नहीं बता पाएगी। उन्होंने कहा कि कभी साहबानों, कभी 3 तलाक, कभी नशा चढ़ा है साहब। मस्जिदों की ज़मीन हमारे बाप दादा ने दी है, जब मदरसों की ज़मीन मेरे बाप दादा ने दी है। हमने हुकूमत के खजाने से मस्जिदें नहीं बनाई हैं, हमने हुकूमत के पैसे से मस्जिदें नहीं बनाई हैं, हमने ज़कात के पैसे से मदरसे बनाए हैं, हमने फितरे के लिए दामन फैला करके मदरसे बनाए हैं। ये कहना है गुलाम रसूल बलियावी का। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई जिलों में पेट्रोल डीजल के ताज़ा रेट जारी कर दिए गए हैं। जब कुछ शहरों में तेल के दाम बढ़े हैं। आज 2 मार्च को अररिया, भागलपुर समेत कुछ जिलों में तेल के दाम बढ़े हैं, लेकिन पटना, पूर्णिया, कटिहार समेत कई अन्य शहरों में तेल की कीमत प्रति लीटर घटी है। अररिया में पेट्रोल आज 18 पैसे और डीजल 17 पैसा बढ़ा है। जब भागलपुर में पेट्रोल पर 46 पैसे और डीजल पर 43 पैसे बढ़ा है। जब पटना में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 28 पैसे कम हुआ है। पूर्णिया में पेट्रोल पर 49 पैसे और डीजल पर 45 पैसे की कमी देखने को मिली है। कटिहार की बात करें तो यहाँ भी कम हुआ है। यहाँ पेट्रोल पर 55 पैसे और डीजल पर 51 पैसे कम हुआ है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 21 पैसा और डीजल पर भी 21 पैसे की कमी आई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में होली के बाद मार्च के महीने में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आखिरी चरण की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। ये यात्रा पटना के फुलवारी शरीफ से शुरू होकर के यात्रा बोध गया तक पहुंचेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा के समापन के दिन राहुल गांधी बिहार में नहीं आने वाले हैं। उनकी जगह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले राहुल गांधी के बिहार आने की बात कही जा रही थी। दरअसल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में पदयात्रा के तीसरे चरण पर चर्चा हुई। जब बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रियंका गांधी की तरफ से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्पष्ट संकेत मिले हैं। बिहार के लोग भी लंबे अरसे से प्रियंका गांधी को देखना और फिर सुनना चाहते हैं। इस लिहाज से प्रदेश कांग्रेस की पदयात्रा का समापन कार्यक्रम बेहद अहम माना जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार के विकास के लिए कई सफल योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जब बिहार की 5 योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है। जब राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार ने हर घर नल जल योजना सितंबर 2016 में शुरू किया। जब इसे राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन को पूरे देश में लागू किया गया। इसी प्रकार से जीविका की तर्ज पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में तथा 3 दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया। मुख्यमंत्री बिजली संबंधन के तहत हर घर बिजली योजना के अनुरूप सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना और फिर जल जीवन हरियाली योजना के तहत तालाबों के पूर्ण द्वार और फिर सौंदर्यीकरण की तर्ज पर अमृत सरोवर योजना में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार समेत देश के कई राज्यों में मार्च से ही गर्मी का एहसास शुरू होने वाला लगा है। जहां इस साल कई महीने तक सामान्य से ज़्यादा गर्मी पड़ने की आशंका है। इस दौरान तेज गर्म हवाएं यानी कि हीट वेव भी चल सकती है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने मंगलवार को पूर्वानुमान जारी किया है। इन संभावित हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को परामर्श जारी करके गर्मी जनित बीमारियों से निपटने के लिए जरूरी तैयारी करने को कहा है। जहाँ बिहार में भी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। 33.2 डिग्री सेल्सियस के साथ शेखपुरा सबसे गर्म शहर बन गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च से मई महीने तक उत्तर भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। या न्यूनतम तापमान में भी सामान्य से अधिक रहने की बात कही गई है, जिसका अर्थ है कि रातें भी ज़्यादा गर्म होगी। जब पटना सहित बिहार के अधिकतम जिलों के अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान में मंगलवार को बढ़ोतरी हुई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 5 दिनों तक बिहार का न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। बिहार के उत्तर भागों के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और फिर दक्षिण भागों में 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग की ओर से विद्युत भवन के सभागार में जन सुनवाई शुरू की गई। इसमें विभिन्न संगठनों से नॉर्थ और साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की ओर से साल 2023-24 के लिए दिए गए बिजली दरें बढ़ाने के प्रस्ताव पर सुझाव लिए गए हैं। इस दौरान लोगों ने बिजली वितरण कंपनी पर मनमानी का आरोप लगाया है।
सभी ने बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं करने और फिर प्रीपेड मीटर बंद करने समेत कई मांगे आयोग के अध्यक्ष से शिशिर सिन्हा के समक्ष रखी है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय भरतिया ने टर्म्स एंड कंडीशन को हर साल नहीं बदलने, वार्षिक टैरिफ समय से पहले नहीं फिक्स करने, STRL 1 अप्रैल से लागू करने और फिर ST ऑक्सीजन में 33 kV को जोड़ने समेत अन्य मांगे को रखी है। जब बिहार गैस मैन्युफैक्चरिंग के चेयरमैन OP सिन्हा ने कहा कि बिजली दरों को नियंत्रण में नहीं रखा गया तो फिर ऑक्सीजन इंडस्ट्री झारखंड समेत अन्य राज्यों में शिफ्ट हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में राजद जदयू महागठबंधन की सरकार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर से रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रामायण में कचरा है, इसे हटाना होगा। इस दौरान उन्होंने बिहार में कुमार विश्वास के कार्यक्रम न करने पर भी चुटकी ली है। हालांकि उन्होंने कुमार विश्वास का नाम नहीं लिया है, मगर कहा कि जो सच है उसकी अपने ढंग से व्याख्या करने वाले आने वाले थे लेकिन नहीं आए। जी हाँ, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि आने वाले तो थे, ज्ञान को बेचने वाले थे, चैरिटी शो करने वाले लोग आने वाले थे, क्यों नहीं आए? शास्त्र में जो अर्थ लिखा हुआ है उसका प्रसंग आप बताओ। हमने पहले ही कहा कि शूद्र अब पर लिख गया है। जब वंचित था प्राय में ज्ञान से, बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि हजारों साल पहले उनको पढ़ने की मनाही थी, लेकिन अब वह शास्त्र का अर्थ के साथ हिंदी अंग्रेजी को पढ़ लिख सकता है। अब आपत्तिजनक बातों को आशीर्वाद और फिर अमृत कैसे मान लें? देश चलाने वालों के सामने मैंने अपनी बात रखी है, वह रामायण के कचरे को हटाएं। राम मनोहर लोहिया ने भी कचरा हटाने को कहा था। मैं लोहिया या फिर अंबेडकर से बड़ा नहीं हूं। वहीं पर कुमार विश्वास ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को अपने ढंग से जवाब दिया है। उन्होंने अपने राम कार्यक्रम का न्योता देते हुए ट्वीट करके लिखा है कि मंत्री जी, चंद वोटों के ध्रुवीकरण और फिर तुष्टिकरण के लिए बार बार मेरे आराध्य राम, मेरे धर्म ग्रंथ रामचरितमानस, मेरे पुरखे महाकवि तुलसीदास और मुझे गाली देकर के जमीर बेचने से तो ज्ञान बेच करके पालना श्रेयस्कर है। आशा है कि बिहार में होने वाले मेरे अपने राम सत्रों में आप पधारेंगे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो कतई नहीं भूलिएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज KDV लाइव फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो अभी आप क्लिक कीजिए, नहीं किए तो कर दीजिए, कर दिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।